तो जैसे दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी की एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब आज के एपिसोड आपको कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन बताएंगे और साथ साथ आपको चित्र भी बताएंगे कौन सा चित्र ज़्यादा जरूरी है। चित्र तो आपको हर टीचर बहुत सारे दिखाएगा इस समय, लेकिन मैं जो ऐसा चित्र बताऊंगा वो जरूरी इंपॉर्टेंट चित्र है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, इसे पांचों नहीं से आप पहला मान के चलिए, थोड़ी देख लिए। क्वेश्चन नंबर क्या है, प्रभावी लक्षण क्या होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा कि जो दो विपरीत लक्षणों वाले पौधे में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण है ना, जो लक्षण अपना प्रभाव दिखा पाते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। हर साल आने वाला क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में देगा और ये वफादार क्वेश्चन है। छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, अप्रभावी। अगर प्रभावी वाला क्वेश्चन अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्रभावी लक्षण क्या है तो 90% चांस है कि अप्रभावी लक्षण भी पूछ सकता है, इसीलिए हर बच्चे दोनों तरह के जाते हैं। बाकी ये आपकी मर्जी। अब लिखना क्या है कि अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई कि जो लक्षण अपनी पहली पीढ़ी में अपने प्रभाव दिखा नहीं पाते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या लिखा है कि परागण पर टिप्पणी कीजिए, जो कि हर साल आने वाला क्वेश्चन है कि परागण पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी वाला क्वेश्चन जरूर आता है, 3 नंबर में आएगा। तो क्या लिखना है कि जब किसी पुष्प के परागण है ना, जब किसी पुष्प के परागकण परागकोश से निकलकर वातिकार्क पर पहुंचते हैं तो है ना, पहुंचते हैं तब इसे परागण कहते हैं। वातिकार्क में पहुंचते हैं तब इसे परागण कहते हैं। चलिए अब बात करता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दोहरा निषेचन पर टिप्पणी कीजिए। मतलब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, दोहरा निषेचन पर टिप्पणी कीजिए। तो आंसर क्या लिखना है कि दोहरे निषेचन की खोज नौस्चीन ने सन 1898 ईस्वी में लिलियम और फिटिलेरिया में की थी। आवर्तबीजी पौधे में दोहरा निषेचन पाया जाता है। इन पौधों में 2 नर युग्मक बनते हैं जो भ्रूणपोष में होते हैं, इन्हें हम दोहरा निषेचन कहते हैं। मतलब शॉर्ट तरीका है, शॉर्टकट में मैं बताया है। चलिए अब बात करता हूँ 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, रजोस्त्राव किसे कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम क्या है। चाहे देखो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि रजो दर्शन किसे कहते हैं, और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि रजोस्त्राव किसे कहते हैं। तो बस फर्क इतना है कौन कब पूछे, बाकी बात एक ही है, आंसर वही है, बाकी क्वेश्चन थोड़ा वहाँ बदल जाता है। रजोस्त्राव बोलो चाहे रजो दर्शन बोलो। तो आंसर क्या कहना है, किसी मादा के जीवन काल में प्रथम बार ऋतुस्त्राव होने को रजो दर्शन कहते हैं। ये 12 से 15 वर्ष की आयु में शुरू होता है। ठीक, चलिए अब बात करता हूँ रजो निर्वत्त किसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी मादा के जीवन काल में आत्रो चक्र के अस्थायी रूप से बंद होने को ही रजो निर्वत्त कहते हैं। ये 45 से 50 वर्ष की आयु में रुक जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, है ना। रजोस्त्राव और रजो निर्वत्ति हर बार आते हैं, ये दोनों भाई हैं, समझ लीजिए। चलिए अब बात करता हूँ ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3 नंबर में आता है, उसका पूरा आंसर देखिए। फिर क्या है कि द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। द्विनिषेचन क्या है, द्विनिषेचन किसे कहते हैं, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए पूरा 3 या 5 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। कभी कभी तो ये 5 नंबर में पूछ जाता है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, हर बच्चे तैयार करते हैं, तुम भी तैयार कर लो। आंसर क्या हो जाएगा, इससे आसान आंसर कहीं नहीं मिलेगा, मेरे से आसान। लिखना क्या है कि पराग नालिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं और भ्रूणकोश में पहुंचने के बाद इनमें से एक नर युग्मक वास्तविक मादा युग्मक अंड कोशिका के अंदर प्रवेश करके केंद्रक के साथ संनिहित हो जाता है तथा दूसरा नर युग्मक 2 ध्रुवीय है ना केंद्रकों द्वारा बने द्वितीयक केंद्रक की ओर पहुंचकर उससे निषेचित करता है। इस क्रिया को विसलयन कहते हैं। यहाँ पर एक ही भ्रूणकोश में 2 संलयन होते हैं और इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। मैं बता दूं आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट चित्र भी बताऊंगा। ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि वीडियो को जो बच्चा पूरा देखता है उसी को आनंद आता है, क्योंकि आपको अभी चित्र तो भी बताऊंगा ना, चित्र जरूरी होता है यार बायो में। चलिए फिर क्या है, असंग जनन क्या है, इसका क्या महत्व है। असंग जनन से आप क्या समझते हैं, असंग जनन किसे कहते हैं, असंग जनन से क्या तात्पर्य है, असंग जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी देखिए। ये सब तरीका है पूछने का क्वेश्चन, समझो मेरे भाई। तो आंसर क्वेश्चन क्या पूछेगा कि असंग जनन क्या है, इसका क्या महत्व है। तो आंसर करना है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बिना अर्धसूत्रीय विभाजन के ही नए पौधे का निर्माण होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन की अनुपस्थिति में नए पौधे के निर्माण की इस प्रक्रिया को असंजनन कहते हैं।
असंग जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। नंबर 1 हेडिंग डालना है कायिक जनन। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लिखना है? कायिक जनन। चलिए फिर उसके सामने क्या लिखना है? इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता है, किसी कलिका से नए पौधे का जन्म होता है, जैसे कि आलू, गन्ना, हल्दी, अनानास आदि, ऐसे समझ सकते हो। फिर आपको हेडिंग नंबर दूसरा क्या डालना है? अनिकेश बीजता फलन, अनिकेश नहीं, अनिषेक बीजता जनन। अब इसके नीचे क्या लिखना है? हेडिंग पड़ गई। अब इसके नीचे लिखना है इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है, लेकिन बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। हर बार आता है, हर बार। अब पूरा 5 नंबर हूँ, गारंटी बोलता हूँ इस बार इसका चांस 90% से ज़्यादा है आने की। चलिए अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा क्या है, इसकी उपयोगिता लिखिए। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर लिखना है कवक अनेक पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है, इस संबंध को ही माइकोराइजा कहते हैं, है ना। इस संबंध में कवक मृदा से जल एवं पोषक तत्वों का अवशोषण करके पादपों को प्रदान करते हैं तथा पादपों से भोजन प्राप्त करते हैं। अनेक रोगजनक सूक्ष्म जीव भी मृदा में पाए जाते हैं तथा पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, लेकिन ये जीवाणु पादपों को रोगाणुओं से बचाते हैं। ज़्यादा नहीं, बस इतना ही लिखना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से रट लो, स्क्रीनशॉट लेते चलो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? फिर क्या लिखा है? घरेलू उत्पाद तथा औद्योगिकी उत्पन्न में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है? इसका आंसर लिखना है घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ा योगदान है, है ना, बहुत बड़ा योगदान है। इनके द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थों का उत्पादन होता है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु, दूध से दही का निर्माण। इसके अलावा है ना इडली। घरेलू उत्पाद तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है? आंसर लिखना है घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ा योगदान है ना। इनके द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थों का उत्पादन होता है, जैसे लैक्टोबैसिलस जीवाणु, दूध से दही का निर्माण। इसके अलावा है ना, इसके अलावा लिखा है इडली, डोसा, ब्रेड, पनीर आदि का भी उत्पादन होता है। औद्योगिक क्षेत्र में भी सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ा योगदान है। ईस्ट का प्रयोग है ना, ईस्ट का प्रयोग प्राचीन काल से ही वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, ईज आदि के उत्पादन में किया जा रहा है। जो आपने नाम सुना है ना, वाइन, विस्की, है ना, ब्रांडी, बियर, ये सब दारू का नाम है बाबू, सब मिलिट्री दारू किया जा रहा है। प्रमुख एंटीबायोटिक है ना पेनिसिलिन का उत्पादन भी है ना, फिर क्या है, पेनिसिलिन नामक सूक्ष्म जीवों से होता है। मतलब ये हुआ कि यार किसी भी तरीके से आपको याद तो करना ही पड़ेगा, कठिन तो है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? ये 5 नंबर का है। फिर अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? जैव विविधता की क्षति के क्या कारण है? जैव विविधता की क्षति का क्या कारण है? तो आंसर क्या लिखना है कि जैव विविधता की क्षति के निम्नलिखित कारण है। निम्नलिखित कारण है, नंबर 1 क्या लिखना है कि अंधाधुंध वनों की कटाई जैव विविधता की क्षति का प्रमुख कारण है। वही वायु प्रदूषण वाली हाल है इसके, ठीक भाई, क्या बात लिखा है? अंधाधुंध वनों की कटाई जैव विविधता की क्षति का प्रमुख कारण है। नंबर दूसरा क्या लिखना है? गैर कानूनी रूप से वन्य प्राणियों का शिकार। तीसरा नंबर लिखना है कि मनुष्य की क्रियाकलाप से वनों में लगने वाली आग, है ना। चौथा नंबर लिख देना है अत्यधिक प्रदूषण। पांचवा नंबर लिख देना है कि वन्य प्राणियों, है ना, वन्य प्राणियों को पर्याप्त खाद्य सामग्री ना प्राप्त होना। ये सब क्या है? जैव विविधता की क्षति के कारण। क्षति मतलब इनका सबका नुकसान हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है जो कि और इम्पोर्टेंट होने वाला है? क्या परख नली शिशु पर टिप्पणी कीजिए। जी हाँ, सो परख नली शिशु पर टिप्पणी लिखिए, हर साल आने वाला क्वेश्चन है। आंसर लिखना है कि परख नली शिशु IVF तकनीक ऐसे दंपतियों द्वारा प्रयुक्त की जाती है जिनमें या तो स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता है या पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम पाई जाती है। इस तकनीक में सहायक जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से स्त्री या दाता के अंडाणुओं को पुरुष या दाता के शुक्राणुओं से मादा के शरीर के बाहर शरीर के आंतरिक तापमान जितने तापमान पर प्रयोगशाला के कृत्रिम रूप से परख नली में निषेचित करा जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया को अंतः पात्र निषेचन भी कहते हैं। इसके बाद तैयार भ्रूण को महिला के अंतः गर्भाधार, है ना, गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं। होने पर स्त्री सामान्य रूप से शिशु को जन्म देती है ना। इस प्रकार से
प्राप्त शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनरी शिशु कहते हैं। याद रखना, मैं बार बार बोलता हूँ, ये 5 नंबर देगा आपको, बाकी आपकी मर्जी। अब ऐसे आपका 2 चित्र बताऊंगा जो जरूरी है तैयार कर लेना। चित्र आपको तैयार करना है, क्या लिखना है, मानव अंडाणुओं की संरचना, ऐसे आपका गोला आकार के चित्र होना चाहिए। फिर लिखना क्या है भाई, लिखना है बगल में आपको ऐसा जो आपका लाइन क्या लिखना है भाई, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ध्यान से देखने वाली बात ये है कि पीतक कला, केंद्रक, कोशिका द्रव, जोना पेलोसिडा, कोरोना एडिटा, ये सब आपको याद होने चाहिए। चलिए फिर क्या करना है, शुक्राणुओं की संरचना। चलिए मेरे भाई, अब इसमें क्या करना है, जैसे आपको पूंछ के आकार बनाना है, नीचे ऊपर जैसे छिपकली बनी है, ठीक है। जीव द्रव कला, अग्र पीड़क, केंद्रक, गुणसूत्री पदार्थ। मतलब सबसे जरूरी अगर बात की जाए तो इसमें नाम होता है। जो बंदा नाम लिख ले गया ना, उसका नंबर यार परफेक्ट। इस चित्र अगर आप बना लेते हो ना, बहुत अच्छे से तुमको टीचर नंबर 5 के 5 दे दे, 3 नंबर मतलब 3 दे दे, क्योंकि खुश हो जाता है ना। तो ध्यान रखना कि नाम अगर चित्र के सामने ऐसे लिख देते हो, आप प्रैक्टिस करोगे सब आपके मुट्ठी में हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। चलिए, आपको कोई प्रकार की दिक्कत हो इस वीडियो में तो कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हो। कल वीडियो कैसी चाहिए वो भी बता देना। बाकी फिर मिलता है कैसे नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।